देखो जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाला अपना पार्ट है ना बेसिकली, इसके अंदर आप लोगों को इसका पहले कोई आइडिया, एनी आइडिया अबाउट इक्विवेलेंट? वो नम लॉग कौन है? हाँ, एनी आइडिया अबाउट इक्विवेलेंट इससे पहले? हाँ, कोई भी आइडिया अगर आप लोगों को है तो आप मेरे को बताते जाओ ना, सो दैट मेरे लिए और कन्वीनियंट हो जाएगा। नहीं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बेसिकली व्हाई डू वी नीड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट? सबसे पहले तो आफ्टर मोल कॉन्सेप्ट व्हाई डू वी नीड दिस? नहीं, पहले तो जैसे मोल कॉन्सेप्ट था, इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ ना, यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड मोल कॉन्सेप्ट मेनी अ टाइम्स, राइट? तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर द बेसिक बेयर मिनिमम नेसेसिटी जो थी, दैट वाज आई थिंक बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन वाज नेसेसरीली रिक्वायर्ड। डू यू एग्री विद दिस? अगर बैलेंस रिएक्शन नहीं है तो मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइचियोमेट्री तो हम लोग बिल्कुल नहीं लगा सकते थे। एम आई राइट? ओके, तो ये हो गया मोल कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बेसिकली मतलब आप इसको ऐसे कह लो कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वहाँ पे रिक्वायर्ड था या फिर वहाँ पे हमारे पास में कोई और चॉइस अवेलेबल नहीं थी। इन बोथ ऑफ द वेज द आइडिया इज कि वेयर बैलेंस्ड रिएक्शन इज नॉट अवेलेबल या नॉट पॉसिबल, वट एवर यू वॉन्ट टू से। समझ आई बात, राइट? सो देयर कैन बी लॉट मेनी सच प्लेसेस ना। मैं आपको उसका सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आप एज्यूम करो कि आई एम टेलिंग यू कि MnO4 नेगेटिव है। MnO4 नेगेटिव इज KMnO4, राइट? तो एंड आई हैव टोल्ड यू कि ऑक्जेलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर रहा है ये C2O4 2 माइनस, राइट? इट इज ऑक्सीडाइजिंग C2O4 2 माइनस। तो अब अगर ये ऑक्जेलिक एसिड को सपोज ऑक्सीडाइज कर रहा है एंड आई एम टेलिंग यू कि द प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड Mn2 प्लस, राइट? सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि इसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी होगी आप इसको बैलेंस कर ही नहीं सकते एक्चुअली। मैंने आपको यही नहीं बताया कि पोटेशियम कहाँ गायब हो गया, राइट ना? मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो H कहाँ गायब हो गया इसके। और ये और टिपिकल हो जाएगा अगर मैं साथ में ये बोल दूंगा कि H2SO4 बना है, जो कि बनता है इसमें। समझ में आई बात? तो एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए। अब तो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि इस साइड में सल्फर दिख रहा है, उस साइड में तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, राइट? हाँ, तो दीज टाइप ऑफ द रिएक्शंस अब ये बैलेंस नहीं हो सकती हैं, बट इसके अंदर इसके जो इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट्स हैं, दीज आर मेजर कंपोनेंट्स 1 2 3 एंड 4, राइट? ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं इनके, ये हमें दिए हुए हैं बेसिकली। लॉजिक समझ में आया आप सभी को, राइट? तो इन सारी रिएक्शंस को डील करने के लिए वेयर मेन कंपोनेंट्स आर गिवन बट बैलेंस रिएक्शन इज नॉट अवेलेबल और नॉट पॉसिबल टू बी डन इमीडिएटली, वहां पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट? अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है, देखो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाज अर्लियर वेरी सिंपल। जैसे बेसिकली जो मोल कॉन्सेप्ट से बात करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के केस में क्या हुआ करता था? मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स वाज इक्वल टू वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक मास, N इज इक्वल टू W/M, यही था, राइट? सो इसके अंदर N इज इक्वल टू W/M हुआ करता था। तो बेसिकली यहाँ पे ये N मान लो मैं नाम दे रहा हूँ अगर नंबर ऑफ मोल्स को, तो लेट्स से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स N इक्विवेलेंट्स, दिस वाज नोन एज वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। एम आई राइट? यही था। हाँ, तो अब अगर इसको नाम दिया गया कि भाई ये अगर इक्विवेलेंट वेट है सपोज, देन लिख देते हैं यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? ये दिस इज इक्वल टू व्हाट? हाँ, दिस इज कैपिटल M molecular weight divided by N factor। वेरी गुड। N फैक्टर और X फैक्टर भी कहते हैं, इसी चीज को X फैक्टर कहा जाता है, ये ध्यान रखना, राइट? दिस N फैक्टर और X फैक्टर, क्लियर?
तो अब ये वाला जो वर्ड है एन फैक्टर और एक्स फैक्टर पे आकर के हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है कि एन फैक्टर एंड एक्स फैक्टर क्या है, एम आई राइट? हाँ, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज एन फैक्टर और एक्स फैक्टर। तो देखो नोट करने की जरूरत है, या तो चाहो तो नोट करते जाओ तुम लोग, है ना? बेसिक कुछ कुछ ये है, साथ में ही नोट करते जाओ ना इनको। एग्जाम्पल हाँ, an equivalent number of equivalents, this was number of moles ना, ये नंबर ऑफ मोल्स हुआ करते थे, तो उसी के अगेंस्ट में आई रोट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। राइट, आगे चले। हाँ, सो नाउ द क्रिटिकलिटी इज कि ये जो एन फैक्टर या एक्स फैक्टर वाली जो स्टोरी है एग्जैक्टली, लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। सी एन फैक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एन फैक्टर दो तीन चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखना इसमें, विच पीपल ऑलवेज फॉरगेट एंड 90% आई कैन गारंटी यू कि 3 लेक्चर बाद में तुमसे पूछूंगा तुम लोग भी भूल जाओगे। एन फैक्टर सबसे पहले तो इफ देयर इज नो रिएक्शन देयर इज नो एन फैक्टर, अगर कोई रिएक्शन नहीं है तो कोई एन फैक्टर नहीं है। बेसिकली एन फैक्टर की तो पूरी स्टोरी इसी के ऊपर बेस्ड है कि रिएक्शन की बैलेंसिंग नहीं कर सकते थे, देन वी इंट्रोड्यूस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इन एन फैक्टर। तो अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर H2SO4 का एन फैक्टर क्या है, मीन्स फॉर एग्जांपल व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ H2SO4, इफ यू रियली आस्क मी, ये तो अपने आप में बिल्कुल सेंसलेस क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा नॉट एप्लीकेबल। कोई एन फैक्टर है ही नहीं है H2SO4 का, यू टेल मी व्हाट इज द रिएक्शन, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द एन फैक्टर। समझ में आई बात? बेसिकली जब तक उसका एन फैक्टर मतलब एन फैक्टर इज स्ट्रिक्टली, गेट बंद कर दो, एन फैक्टर इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द रिएक्शन वाला सेगमेंट। जैसे आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, H2SO4 को ही ले लेते हैं। नाउ H2SO4 लेट्स से इट इज रिएक्टिंग विद NaOH, राइट? अब जब ये इससे रिएक्ट करेगा ना, see I'll tell you there are actually two possibilities. इस रिएक्शन के लिए इटसेल्फ, इसको ले लेते हैं ना, एक ब्लॉक में ले लेता हूँ। अब ये जो रिएक्शन है इसके लिए तो मेरे पास में टोटल 2 पॉसिबिलिटीज आर एक्चुअली अवेलेबल। ना बड़ा क्यों बन गया?
वन पॉसिबिलिटी इज कि Na2SO4 बन जाए, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, राइट. सेकेंड पॉसिबिलिटी, NaHSO4, राइट ना. तो नाउ इफ यू लुक रियली वेरी केयरफुली, तो अब बड़ी सिंपल सी चीज़ है. आप अगर ध्यान से देखोगे एन फैक्टर इन दोनों में, ओके, बिफोर मूविंग टू एन फैक्टर, दीज आर टू डिफरेंट रिएक्शंस, अग्रीड, राइट. तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि H2SO4 का एन फैक्टर जो भी होगा, अभी क्या होगा वो तो निकल करके आ जाएगा, बट फर्स्ट रिएक्शन में अलग होगा, सेकंड रिएक्शन में अलग होगा. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. परफेक्ट, क्लियर, राइट. अच्छा, तो दैट इज वाई कि अगर रिएक्शन नहीं है तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द एन फैक्टर. सेकंड एक और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है. सेकंड वाला तो बेसिकली, सेकंड वाले के लिए एक्चुअली मैं कह रहा था कि 2-3 लेक्चर्स के बाद मैं पूछूंगा ना, वापस से भूल जाओगे आप लोग. सेकंड वन इज एन फैक्टर इज डिफाइंड फॉर कंपाउंड रिएक्टिंग इन अ reaction and not for the element. ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है. I'll just tell you. देखो प्रॉब्लम एक्चुअली यहाँ पे आएगी. अभी थोड़ी देर पहले वो मैंने एक रिएक्शन लिखी थी ना, ब्रश लिखता हूँ मैं. थोड़ी देर पहले मैंने वो आप लोगों के सामने एक रिएक्शन लिखी थी कि ये MnO4 नेगेटिव है और ऑक्सलेट आयन से बेसिकली ये रिएक्ट कर रहा है. And when it is reacting with oxalate ion, it is producing something CO2 and Mn2 plus. Now the problem will come. This is the category of redox reaction, है ना. Now the problem which is going to come is कि थोड़े टाइम बाद ना, जैसे MnO4 का जब आप एन फैक्टर कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे, तो आप MnO4 का एन फैक्टर एक्चुअली मैग्नीज की हेल्प से कैलकुलेट करोगे, क्योंकि मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा होगा, समथिंग लाइक दैट. तो थोड़े टाइम बाद आप ये भूल जाओगे कि एन फैक्टर मैग्नीज का था या MnO4 का था. एन फैक्टर तो MnO4 का ही है. वो एक अलग चीज है कि दिस इज द प्रोमिनेंट स्पीशी फॉर कैलकुलेटिंग एन फैक्टर इनटू दिस पर्टिकुलर केस. बात समझ में आपको. तो एन फैक्टर मैग्नीज का नहीं है. लॉजिक समझ में आया, राइट. एन फैक्टर तो कंपाउंड का ही है, क्योंकि रिएक्ट कौन कर रहा है, मैग्नीज इज नॉट रिएक्टिंग, कंपाउंड इटसेल्फ इज रिएक्टिंग ना, कि MnO4 इज रिएक्टिंग. लॉजिक समझ में आया, राइट. सो दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एन फैक्टर. नाउ इसके बाद में तो अब जैसे एन फैक्टर अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, तो देन कैलकुलेट एन फैक्टर टू कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस आर देयर. फर्स्ट वन आई विल टेक नॉन रेडॉक्स, क्योंकि उसमें आसानी से निकल जाता है. रेडॉक्स में थोड़ा सा टिपिकल होता है. सेकेंड इज रेडॉक्स. दो कैटेगरीज में रिएक्शंस को बाइफरकेट कर लेते हैं, राइट. पहले नॉन रेडॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द नॉन रेडॉक्स वाला सेगमेंट, अब जैसे ये जो नॉन रेडॉक्स वाला सेगमेंट है, नॉन रेडॉक्स में बेसिकली 3 तरह की स्पीशीज हो सकती हैं. कंपाउंड कैन एक्ट एज एन एसिड, इट कैन एक्ट एज अ बेस और इट कैन एक्ट एज अ सॉल्ट. मतलब एसिड या बेस नहीं है तो सिंपल सॉल्ट है ही, राइट. मतलब कॉमन एग्जांपल शेड भी या तो H2SO4 हो सकता है, or it can be what, NaOH, or it can be what, AlCl3. Am I right? यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं फटाफट बता देता हूँ आगे कैसे एन फैक्टर कैलकुलेशन करनी है.
आफ्टर टुडेज लेक्चर ना गिव मी द मेल आईडी. अच्छा मेल आईडीज दिए थे ना आप लोगों ने वो लेक्चर लिंक वाली फाइल के लिए. बट आई डू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आज हो जाएगा मेजरली अपना पूरा. मैं आप लोगों को इसकी वर्कशीट आज मेल कर दूंगा क्योंकि मैं प्रिंट आउट आज नहीं लाया, कल दे देता हूँ मैं उसका प्रिंट आउट आपको. तो एटलीस्ट आज भी रात को और कल मॉर्निंग में ना उसको अटेम्प्ट करो ना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा आएगा इसमें काम में. तो इक्विवेलेंट तो मुझे लग रहा है काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आज. 3 बजे ब्रेक लेते हैं अपन. 3 o'clock we will have the break and shift everything, है ना. तो 3:15 again we will have to start, right? Then 3:15 to 4:30, then 4:30 to this is a good question ना. 4:30 to है ना मुझे इंटेलिजेंट क्वेश्चन. अभिषेक says 4:30 till end, simple है ना अभिषेक. 4:30 till end ना, वही तो. भूवी से 4:30 till अंधेरा होने से पहले पहले है ना. दिल्ली, तुम दिल्ली में भी रही होगे. अच्छा ओके. अच्छा इसलिए इतना परेशान रहती हो. अरे हाँ नहीं दिल्ली तो थोड़ा है यार, मतलब मैं तो कभी रहा नहीं दिल्ली में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट जितना सुना है. 8 years. ओ अच्छा नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो. अच्छा तुमने नोट कर लिया. ओके ओके. हाँ तो नेक्स्ट वन इज बेसिकली अब नॉन रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए क्विकली देख लेते हैं हाउ द एन फैक्टर इज गोइंग टू बी. इसका आइडिया है क्या तुम लोगों को नॉन रेडॉक्स के लिए एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? मूवी एनी आइडिया? हाँ बिल्कुल, मतलब एक रिएक्शन लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा वो. उसी रिएक्शन है मैं तीनों के लिए डिफाइन ही कर दूंगा. सो लेट्स टेक अ डिटेल्ड काइंड ऑफ अ रिएक्शन. कुछ वैसा ले लेते हैं. एक तो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, देन साथ में लेते हैं एल्यूमिनियम का कुछ लेते हैं ना. एल्यूमिनियम का बेस कौन सा है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. हाँ उससे क्या है वो सारे वैलेंसीज वगैरह एवरीथिंग विल कम डाउन. सो H2SO4 एंड प्लस AlOH होल थ्राइस. क्या बनेगा? Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O. फाइन. नाउ अब इसके अंदर आप देखो दिस इज एन एसिड, दिस इज अ बेस, दिस इज अ सॉल्ट, राइट. एसिड ऑब्लिक बेस ऑब्लिक सॉल्ट कुछ भी मान लो, H प्लस और H माइनस में है, राइट. सो वट एवर यू वॉन्ट टू एज्यूम सेम ही आंसर आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. नाउ फॉर एसिड एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, नंबर ऑफ, बल्कि रिप्लेसेबल भी नहीं लिखना चाहिए, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H प्लस आयंस. मतलब रिप्लेसेबल तो वो होता है ना, आई टेल यू व्हाई आई एम राइटिंग दिस थिंग. नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H प्लस आयंस होना चाहिए यहाँ पे. देन सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द बेस, टेक्स्ट टूल ले लेता है ना. हाँ सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द बेस N विल बी इक्वल टू number of replaceable OH negative ions. And then if I talk about the salt, then salt को let me define total number of positive
ऑब्लिक नेगेटिव चार्ज ऑन कंपोनेंट आयंस। देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। सी द बेसिक आइडिया है कि अब जैसे इसी रिएक्शन में देखते हैं, अभी एक एक करके धीरे धीरे समझ में आएगा। इसमें कितने H+ आयंस रिप्लेस हुए, टेल मी। इस रिएक्शन में 2 है ना, तो इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा, am I right? n इज इक्वल टू 2। इसमें कितने OH नेगेटिव रिप्लेस हुए, 3, n इज इक्वल टू 3, अग्रीड, राइट। Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस को सपोज अगर आप पूरी तरह से ब्रेक करोगे तो कंपोनेंट आयंस कौन कौन से होंगे, आई थिंक एल्यूमिनियम 3+ और SO4 2-, राइट, ओके। तो अब पॉइंट है कि वो एल्यूमिनियम 3+ और वाला पार्ट तो ठीक है, पॉइंट इज कि कितने होंगे। आप ये देखो, आई शुड राइट इट एल्यूमिनियम 3+, ये मुझे समझ में आता है, देन आई शुड राइट कि SO4 2-, ये भी मुझे समझ में आता है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई नीड द कलर्स वेरी मच। ये 2 हैं और ये 3 है, डू यू पीपल एग्री विद दिस, राइट। अब आप ध्यान से देखना, द क्रिटिकलिटी कम्स ओवर हियर, जहाँ पे जनरली आई हैव सीन द पीपल डूइंग द मिस्टेक, टेक दिस इनटू वन पर्टिकुलर बॉक्स एंड देन टेक दिस इनटू अनदर पर्टिकुलर बॉक्स। अब आप देखो बेसिकली, अब जब मैंने ड्रॉ कर दिया ना, अब आपको वो काफ़ी कंफर्टेबली दिखाई दे जाएगा। अगर ये सब ड्रॉ नहीं करते तो वो दिखना बंद हो जाता है। हाउ मच इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज नाउ, 6 है ना बेसिकली, तो आई शुड राइट +6, हियर आई शुड राइट -6, राइट। तो अब बेसिकली नाउ यू कैन से दैट n फैक्टर इज 6, डू यू एग्री, राइट। पीपल डू इट लाइक दिस कि 2 गायब हो जाएगा, 3 गायब हो जाएगा, तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, देन पीपल बिकम कंफ्यूज कि n फैक्टर 3 है या 2 है, राइट। इट इज टोटल, मतलब इट इज टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव चार्ज ना, ये जो टोटल वर्ड है ये भी तो है ना यहाँ पे, ये वाला, राइट, गॉट दिस पॉइंट ना। तो बेसिकली इसका हो जाएगा n फैक्टर 6, वाटर का आप किसी से भी निकाल लो, इन एनी केस n फैक्टर इज गोइंग टू बी 1 ओनली। आप एसिड है तो एक H+, बेस है तो एक OH-, और अगर सॉल्ट है तब भी H+ और OH- में बाइफरकेट होने वाला है। लॉजिक समझ में आया आप सभी, एवरीबॉडी इज क्लियर नाउ, राइट ना, अग्रीड। अब यहाँ पे वो जो मैंने रिप्लेसेबल के बजाय रिप्लेस्ड लिखा था ना, वो मैंने इसलिए लिखा था, थोड़ी देर पहले जिस रिएक्शन की हम बात कर रहे थे H2SO4, नाउ H2SO4 व्हेन इट रिएक्ट्स विद NaOH, 2 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो जाती है ना। अभी भी तो देखा था कि या तो पूरा Na2SO4 बनाएगा या फिर NaHSO4 बनाएगा, राइट। तो दोनों के अंदर अब n फैक्टर अलग अलग हो जाएगा ना इसका, राइट। यहाँ पे n फैक्टर इसका 2 होगा, यहाँ पे n फैक्टर 1 होगा ना, एक ही H+ तो रिप्लेस हुआ है, राइट। तो एक्चुअल में जितने रिप्लेस हुए हैं दैट शुड बी द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, तो गलत है, नंबर ऑफ रिप्लेस्ड H+ आयंस, कितने रिप्लेस हो चुके हैं। रिप्लेसेबल तो 2 है उसमें, बट एवरी टाइम इट्स n फैक्टर इज नॉट गोइंग टू बी 2, क्लियर, परफेक्ट, नोट डाउन कर लो। पैड पे लिखते हुए मुझे इसलिए मजा आता है, नेक्स्ट टाइम से तुम लोग भी आओ तो या तो वैसा कुछ कर लेंगे, कलर्ड पेन से रहो, तो लेटर ऑन आप जितना इसको ऐसे देखोगे ना इस फॉर्म में, आपको बहुत क्विकली ग्रेस्प होगा। और सिंगल कलर उसमें डे नाइट का डिफरेंस हो जाता है, मतलब, एंड दैट्स व्हाई मुझे बोर्ड से भी ज़्यादा कंफर्टेबल ये, आई कैन राइट बॉक्सेस एंड एवरीथिंग, सब अलग अलग हाईलाइट कर पाता हूँ मैं इसमें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप 2 दिन बाद इसको रिवाइज कर रहे होते हो तो याद ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी, है ना। इसीलिए वो लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा VLC पे, आप ओपन करके उसका स्नैपशॉट ले सकते हो VLC से, यू नो ना, VLC में फंक्शन होता है, VLC प्लेयर होता है ना, उस पर आप कुछ भी अगर प्ले करते हो तो एक जगह पॉज करके उसका स्नैपशॉट ले सकते हो आप,
तो बेसिकली आप इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप इन स्लाइड्स का स्नैपशॉट ले लेना। तो क्या वो एक फोल्डर में जमा करके फिर तो विंडोज पिक्चर व्यूअर से नेक्स्ट करके क्विकली देख सकते हैं। तो कलर्स के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो, दैट इज एक्चुअली द बेस्ट पार्ट। हाँ, नोट कर लिया, आगे बढ़े। ओके, हाँ, अब ये तो वह रेडॉक्स वाले सेगमेंट का है ना, तो नॉन रेडॉक्स वाले सेगमेंट का, सॉरी, रेडॉक्स वाले सेगमेंट का भी मैं इसी तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ, राइट। ओके, रेडॉक्स का एनी आइडिया हुई एन फैक्टर क्या होता है? फॉर रेडॉक्स चेंज इन, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर गलत है, फिर पर एटम गलत है। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल ऑफ सब्सटेंस, दिस इज द प्रॉब्लम। ये डेफिनेशन बहुत कम जगह लिखी हुई है, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, इसलिए लोग परेशान रहते हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज है, दैट इज एन फैक्टर, सब प्लस माइनस एवरीथिंग इंक्लूडेड। जैसे तुम्हें एक बड़ा टिपिकल एग्जांपल पहले देता हूँ मैं, उसमें तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल है बट स्टिल क्लैरिटी काफ़ी आ जाएगी। इंटरेस्टिंग चीज़ पता है, FeS2 ले लो आप, आयरन पर सल्फाइड, है ना। अब आयरन पर सल्फाइड बाइफरकेट होता है Fe3 प्लस में, ऑक्सीडेशन कर दिया। मान लो कि यहाँ पे आपने लेट्स से यू हैव पुट अप MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 है, ऑक्जेलिक मतलब पोटेशियम परमैंगनेट है। अब जब इसको ऑक्सीडाइज किया ना तो ये तो चला गया Fe3 प्लस में। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, Fe3 प्लस से बेटर तुम एक काम करो, बना ही दो, इसका कंपाउंड ही बना देते हैं पूरा का पूरा। assume that it gets converted into Fe2SO4 whole thrice। अभी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसके लिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इसका एन फैक्टर क्या हुआ? ओनली FeS2 का, ओनली FeS2 का एन फैक्टर क्या होगा, राइट। तो FeS2 का एन फैक्टर तो अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो आयरन है Fe, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। सिंगल सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। अग्रीड। इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। SO4 2 माइनस है ना, ऐसे देख लिया करो, SO4 2 माइनस ना, तो x - 8 इज इक्वल टू -6। हाँ सॉरी, -2। राइट नाउ टेक, अब मैं थोड़ा स्ट्रक्चर्ड मैनर में उसको लिख देता हूँ ताकि आगे के लिए भी आपके पास में अवेलेबल रहेगा। Take 1 mole of FeS2, just take 1 mole of FeS2, if you take this 1 mole of FeS2, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या क्या चेंज हुआ है? आई थिंक फर्स्ट चेंज इज आयरन +2 से आयरन +3 में गया। डू यू पीपल एग्री? गया ना, राइट। एंड हाउ मेनी आयरन वर देयर? एक ही आयरन था, राइट ना। हाँ, तो लेट मी राइट, एक काम करता हूँ, उसको मैं एंड में लिखता हूँ। दिस वाज 1 आयरन हैज गॉन इनटू दिस। सल्फर के केस में क्या हुआ है? सल्फर वाज इन -1, राइट। कन्वर्ट किस में हुआ? सल्फर +6 में कन्वर्ट हुआ है ना। Agreed? Right? Now, what is the change? Change is 1, +2 से +3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज की बात कर रहा हूँ। ओवर एयर चेंज कितना है? 7। वेरी गुड। नाउ अभी ब्रश यूज करना पड़ेगा।
एक चीज़ जो हमेशा लोग भूल जाते हैं, रेड कलर, you must multiply whole of this story by 1 and you must multiply whole of this story by what? 2, obviously. You know the reason ना? 1 mole of FeS2 के लिए निकाल रहे हो ना भाई, तो 1 mole में 2 moles थे ना सल्फर के, तो agreed, right? अच्छा, now second thing, इसमें चेंज क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें चेंज क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यू पीपल आर फॉर्चुनेट। और टिपिकल केस हो सकता है एक में लॉस हो और एक में गेन हो, राइट? तो इस केस में तो टोटल अब यहाँ पे कितना चेंज हुआ? 1। टोटल यहाँ पे कितना चेंज हुआ? 14। सो एन फैक्टर ऑफ FeS2 इज 15। टोटल चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अगर मान लो सपोज अज्यूमिंग कि ये ऊपर वाला, अगर ये वाला जो पार्ट है ये लॉस होता और अगर ये गेन होता, तब क्या होता? तो माइनस करना पड़ता, क्योंकि आपको तो नेट चेंज निकालना है यार, नेट लॉस्ट और नेट गेन्ड। लॉजिक समझ में आया? क्लियर? दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू पीपल इन द स्टार्टिंग कि एलिमेंट को भूल जाओ, कंपाउंड के लिए निकालते हैं इनफैक्टर। यहाँ पे क्रिटिकल इशू आता है, राइट? क्लियर हो गया ना? नोट कर लो। फटाफट नोट कर लो, देन ब्रेक टाइम।